पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनल ईयर के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के विभिन्न स्तरों की चर्चा कर रहे थे और प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको सहभागिता के विभिन्न स्वरूप या विधियां बताने जा रहा हूं। फॉर्म्स और मेथड्स ऑफ पार्टिसिपेशन कि वो कौन सी विधियां हैं या वो क्या स्वरूप हैं जिनके माध्यम से श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी या भागीदारी दी जाती है। कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता देने की अनेक विधियां हो सकती हैं। सामान्य सुझाव आमंत्रित करने से लेकर सर्वोच्च निर्णय समिति तक कर्मचारियों को सहभागिता दी जा सकती है। मतलब हमने देखा था इस स्तरों के बारे में, तो सुझाव आमंत्रित करने से लेकर सर्वोच्च निर्णय समिति तक में उनको भागीदारी दी जा सकती है। और सामान्यतः भागीदारी के निम्नलिखित स्वरूप हो सकते हैं, जैसे पहला है सुझाव विधि, दूसरा परिवेदना निवारण विधि या प्रक्रिया, तीसरा सामूहिक सौदेबाजी, चौथा संयुक्त परामर्श और पांचवा संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व। तो अपन इन पांचों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज करने जा रहे हैं। पहला है कि सहभागिता, कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता देने का जो स्वरूप पहला है वो है सुझाव विधि या सजेशन मेथड और प्लान। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कर्मचारियों को सहभागिता देने की यह एक सामान्य विधि है, बहुत सरल विधि है और इस विधि के अंतर्गत कर्मचारियों से वर्तमान व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। और सुझाव आमंत्रित करने के लिए सामान्यतः क्या होता है, औद्योगिक संगठनों में एक सुझाव पेटिका, सजेशन बॉक्स रख दिए जाते हैं, जगह जगह पर रख दिए जाते हैं और कर्मचारी उसमें अपने सुझावों को लिखित में डाल सकते हैं। कुछ समय के अंतराल के पश्चात इस सुझाव पेटिका को खोला जाता है और समस्त जो सुझाव हैं उन सुझावों को सुझाव समिति के समक्ष रख दिया जाता है। सुझाव समिति उन सभी सुझावों को देखती है और उन पर राय कायम करती है और जब उनको लगता है कि कोई सुझाव इस प्रकार का है जो अच्छा है तो उसको वो आगे प्रबंधकों को भेज देते हैं। समिति जिन सुझावों को उपयोगी समझती है उन्हें उच्च प्रबंधकों को सलाह के लिए भेज देती है। कई संस्थाएं तो क्या करती हैं, अच्छे एवं व्यवहारिक सुझाव जो देते हैं उनको पुरस्कृत करने का काम भी करती हैं। सुझाव विधि अनेक कारणों से लाभप्रद है। अब सुझाव जो विधि है, बहुत से इसके फायदे होते हैं। उसके फायदे क्या है मैं आपको बता दूं कि सुझाव विधि के अंतर्गत पहला फायदा ये है कि यह विधि कर्मचारियों को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करती है। दूसरा, यह विधि कर्मचारियों को संस्था की समस्याओं के प्रति जागरूक बनाती है। तीसरा, यह विधि कर्मचारियों को अनावश्यक आलोचनाओं से दूर रखती है। चौथा, यह विधि कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनत्व की भावना का विकास करती है। पांचवा, यह विधि कार्य निष्पादन एवं उत्पादन को सरल बनाने में योगदान देती है। छठा, यह विधि निर्णयों एवं योजनाओं की कमियों को दूर करने में योगदान देती है। और सातवां और अंतिम फायदा है, यह विधि कर्मचारियों में पहलपन एवं सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करती है। तो कुल मिलाकर सुझाव विधि के इन लाभों के कारण ही देश विदेश में अनेक संस्थाओं ने इस विधि को अपनाया है और भारतवर्ष में भी लगभग प्रत्येक संस्था के प्रबंधक सुझावों को महत्व देते हैं, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, दालमिया हो, अंबानीज हो, किर्लोस्कर हो, डीसीएम हो, रिलायंस हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, सब ने सुझाव विधि को अपनाया है। तो ये है पहली विधि जिसको हम कहते हैं सुझाव विधि या सजेशन मेथड या सजेशन प्लान। दूसरा है परिवेदना निवारण प्रक्रिया, द ग्रीवेंस प्रोसीजर। अब जहाँ तक परिवेदना निवारण प्रक्रिया का सवाल है, हम जानते हैं कि प्रत्येक संस्था में कर्मचारियों से संबंधित अनेक परिवेदनाएं प्रतिदिन आती हैं या अनेक प्रतिवेदनाएं जो हैं परिवेदनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इन परिवेदनाओं के निवारण की उपयुक्त व्यवस्था करके श्रमिकों को सहभागिता दी जा सकती है। तो ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जितने बड़े औद्योगिक संगठन होते हैं उन सभी संगठनों में प्रतिदिन बहुत सी परिवेदनाएं उत्पन्न होती रहती हैं
और प्रबंधक क्या करते हैं? प्रबंधक इन परिवेदनाओं के निवारण की उपयुक्त व्यवस्था करके श्रमिकों को सहभागिता प्रदान कर सकते हैं। सामान्यतः नॉर्मली क्या होता है कि परिवेदनाओं के निवारण के लिए एक प्रक्रिया तय कर दी जाती है, एक प्रोसेस तय कर दिया जाता है सभी संगठनों में कि जो भी परिवेदना आएगी उसका एक सेट प्रोसेस के तहत निवारण किया जाएगा। तो सभी संगठनों में एक परिवेदनाओं के निवारण की प्रक्रिया निर्धारित कर दी जाती है और इस प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समिति में श्रमिकों तथा प्रबंधकों के प्रतिनिधि होते हैं। और जब प्रक्रिया जो निर्धारित कर दी जाती है तो उस प्रक्रिया के निर्धारण के प्रत्येक स्तर पर समिति में श्रमिकों और प्रबंधकों के प्रतिनिधि होते हैं। इससे श्रमिकों को परिवेदनाओं के निवारण में भागीदार बनाया जाता है। मतलब जब उनके श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं प्रत्येक स्तर पर, तो इससे श्रमिकों को परिवेदनाओं के निवारण में सहभागी बनाया जाता है। फलतः श्रमिक प्रतिनिधि अपने श्रमिकों के पक्ष को भली प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। जब परिवेदनाओं के प्रत्येक स्तर पर आप देखते हैं कि श्रमिकों के प्रतिनिधि विद्यमान होते हैं, तो वे जो हैं श्रमिक प्रतिनिधि अपने श्रमिकों या श्रमिक भाइयों के पक्ष को भली भांति प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यह है परिवेदना निवारण प्रक्रिया, ग्रीवेंस प्रोसीजर। अब ये ग्रीवेंस मतलब परिवेदना, तो ये हम सभी जानते हैं कि सभी संगठनों में आए दिन परिवेदनाओं प्राप्त होती रहती हैं, शिकायतें प्राप्त होती हैं। तो उन शिकायतों के निवारण का जो एक तरीका है उसमें आप क्या करते हैं कि श्रमिकों को हिस्सेदारी दे देते हैं। तो जब श्रमिक प्रत्येक लेवल पर बैठा होता है तो वो अपने श्रमिकों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से समझता है और वो उन समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रबंधकों के सामने रख भी सकता है। श्रमिकों की इतनी क्षमता नहीं होती प्रत्येक श्रमिक की कि वो अपनी परिवेदना को अपने मालिकों या सेवा योजकों के सामने उस अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सके। तो ये काम जो है उसके लिए श्रम संगठन के जो प्रतिनिधि होते हैं जो कि परिवेदना निवारण प्रक्रिया में बैठे होते हैं, वे उसके लिए काम करते हैं। उसकी परिवेदनाओं को वो आगे पहुंचाते हैं, भली प्रकार से प्रस्तुत करते हैं और परिवेदनाओं को जो है निपटाने में मदद करते हैं। ये दूसरा तरीका हुआ परिवेदना निवारण प्रक्रिया या द ग्रीवेंस प्रोसीजर। तीसरा है सामूहिक सौदेबाजी। अब जहाँ तक सामूहिक सौदेबाजी का सवाल है, हम सब जानते हैं सामूहिक सौदेबाजी क्या होती है। तो सामूहिक सौदेबाजी कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता देने की एक महत्वपूर्ण विधि है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है सामूहिक सौदेबाजी। और इस विधि के अंतर्गत प्रबंधक एवं कर्मचारियों के संघ या उनके संघों के प्रतिनिधि आपसी विचार विमर्श से नियोजन की शर्तें, कार्य की दशाएं तथा अन्य सभी बातों को निर्धारित करते हैं। मतलब सामूहिक सौदेबाजी में क्या होता है कि प्रबंधकों के प्रतिनिधि जो होते हैं और कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि वे आपस में विचार विमर्श करते हैं किन बातों पर, नियोजन की शर्तों, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर या कार्यदशाओं के ऊपर, वर्किंग कंडीशंस के ऊपर या अन्य सभी बातों को वो विचार विमर्श करते हैं और उनमें पारस्परिक सहयोग बढ़ता है। जब मतलब कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि और जो मालिक हैं, प्रबंधक हैं, वो सब बैठकर आपसी विचार विमर्श करते हैं सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत, तो इससे उनमें पारस्परिक सहयोग भी बढ़ता है। और जब यह विधि समुचित रूप से प्रभावित हो जाती है, मतलब जब फाइनली ये विधि समुचित रूप से प्रभावित हो जाती है, तो कर्मचारियों को संस्था के कई प्रबंधकीय निर्णयों में महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी मिलने लगती है। अब वास्तव में सामूहिक सौदेबाजी है क्या? तो सामूहिक सौदेबाजी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार, फिर मैं बताता हूँ कि सामूहिक सौदेबाजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, सामूहिक और सौदेबाजी। जहाँ तक सामूहिक शब्द का मतलब है, सामूहिक शब्द का मतलब है व्यक्तियों के किसी एक ऐसे समूह से जिनमें कुछ समानताएं हों। मतलब सामूहिक का मतलब व्यक्तियों का एक समूह जिसमें आपस में कुछ समानता हो, जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज हों। और सौदेबाजी से तात्पर्य किन्हीं दो पक्षकारों या समूहों द्वारा आपसी विचार विमर्श, परिचर्चा, मोलभाव आदि के द्वारा कोई अनुबंध करना है। तो सौदेबाजी का मतलब दो पक्षकार जब मिलकर कोई आपस विचार विमर्श करते हैं, परिचर्चा करते हैं, मूल भाव आदि के द्वारा कोई अनुबंध करते हैं, उसे सौदेबाजी कहते हैं। किंतु इन शब्दों को जोड़कर जब औद्योगिक सौदेबाजी, औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में इसको प्रयुक्त किया जाता है तो इसका विशेष अर्थ होता है। मतलब वैसे तो सामूहिक का हमने अलग देख लिया, सौदेबाजी का अलग देख लिया, लेकिन जब औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में इसको प्रयुक्त किया जाता है तो इसका एक विशेष अर्थ होता है। अतः इस विशेष संदर्भ में सामूहिक सौदेबाजी से तात्पर्य श्रमिकों एवं सेवा योजकों के प्रतिनिधियों द्वारा सामूहिक रूप से विचार विमर्श एवं परिचर्चा द्वारा श्रमिकों के कार्य की दशाओं, सेवा की दर्शों, सेवा की शर्तों आदि को निर्धारित करने से लगाया जाता है।
तो ये सामूहिक सौदेबाजी हुई। तो सामूहिक सौदेबाजी भी जो है ये हम कह सकते हैं कि श्रमिकों को सहभागिता देने की एक महत्वपूर्ण विधि है। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें श्रमिकों को पूरी भागीदारी दी जाती है और श्रमिकों की जो सेवा की शर्तें हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हैं, या उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, कार्यदशाएं हैं, या अन्य सभी मुद्दे जो होते हैं जो महत्वपूर्ण किस्म के होते हैं, उन सभी मुद्दों पर श्रमिकों के जो संघ के प्रतिनिधि होते हैं उनसे उनकी राय ली जाती है और उनसे विचार विमर्श किया जाता है। और जब ये विधि बिल्कुल समुचित रूप से प्रभावी हो जाती है तो कर्मचारियों को संस्था के महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी मिलने लगती है। तो ये तीसरा तरीका हुआ सामूहिक सौदेबाजी। चौथा है संयुक्त परामर्श। अब संयुक्त परामर्श या ज्वाइंट कंसल्टेशन क्या है? सहभागिता की इस विधि के अंतर्गत कर्मचारियों तथा प्रबंधकों की संयुक्त समितियां अथवा परिषदें, ज्वाइंट कमिटीज और ज्वाइंट काउंसिल्स की स्थापना की जाती है। मतलब संयुक्त परामर्श में क्या होता है कि सहभागिता की इस विधि के अंतर्गत कर्मचारियों तथा प्रबंधकों की संयुक्त समितियां, ज्वाइंट कमिटीज बनती हैं अथवा परिषदें और ज्वाइंट काउंसिल्स बनती हैं या ज्वाइंट कमिटीज बनाई जाती हैं, स्थापित की जाती हैं। इन समितियों तथा परिषदों में दोनों ही पक्षों के प्रतिनिधि होते हैं। जो ये ज्वाइंट काउंसिल्स या ज्वाइंट कमिटीज होती हैं इनमें दोनों ही पक्षों के, प्रबंधकों के भी प्रतिनिधि होते हैं और श्रमिकों के प्रतिनिधि भी होते हैं। इनके निश्चित समय अंतराल में सभाएं आयोजित की जाती हैं तथा दोनों पक्षों के सामान्य हितों के मामलों पर विचार किया जाता है। और ये जो ज्वाइंट कमिटीज़ होती हैं इनकी निश्चित समय अंतराल, एक निश्चित इंटरवल्स पर मीटिंग्स होती हैं और फिर उनमें सामूहिक जो हित होते हैं, जो कॉमन इंटरेस्ट की बातें होती हैं, उन पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श किया जाता है। इन समितियों के द्वारा लिए गए निर्णय प्रबंधकों को परामर्श के रूप में होते हैं। मतलब ये जो ज्वाइंट कमिटीज़ होती हैं या ज्वाइंट काउंसिल्स होती हैं, इन समितियों के द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं वो प्रबंधकों के लिए परामर्श के रूप में होते हैं, उनके लिए परामर्श के रूप में होते हैं, सजेशन के रूप में होते हैं। अतः उन निर्णयों या परामर्श को मानना या ना मानना प्रबंधकों की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी जो ज्वाइंट कमिटीज़ या ज्वाइंट काउंसिल्स के माध्यम से जो भी परामर्श प्रबंधकों को दिया जाता है या जो भी निर्णय उनको सुनाया जाता है, उस निर्णय को या उस परामर्श को मानने के लिए प्रबंधक बाध्य नहीं होते, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। वे चाहें तो उसको स्वीकार करें अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। परंतु व्यवहार में इन निर्णयों को या परामर्श को स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ज्वाइंट काउंसिल्स या ज्वाइंट कमेटी के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है या जो भी परामर्श दिया जाता है, उन परामर्शों को प्रबंधकों द्वारा सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाता है। अब ये जो समितियां हैं या परिषदें सामान्यतः कार्य के घंटों, छुट्टियों, सुरक्षा उपायों, श्रम कल्याण योजनाओं, अनुशासन आदि से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करती हैं। अब ये ज्वाइंट कमिटीज़ या ज्वाइंट काउंसिल्स जो हैं इनका मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य काम जो श्रमिकों के वर्किंग आवर्स हैं, जो उनकी छुट्टियां हैं, जो उनके सेफ्टी मेजर्स हैं, सुरक्षा उपाय, श्रम कल्याण योजनाएं, जो लेबर वेलफेयर की जो पॉलिसीज़ हैं, या अनुशासन, डिसिप्लिन आदि संबंधित मामलों पर ये विचार विमर्श करती हैं तथा उच्च प्रबंधकों को अपना परामर्श देती हैं। और विचार विमर्श करने के बाद ये उच्च प्रबंधकों को अपना परामर्श दे देती हैं। भारतवर्ष में जो है कार्य समितियों, संयुक्त परिषदों व इकाई परिषदों की स्थापना करके संयुक्त परामर्श द्वारा कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता दी जाती है। तो भारत में जो है हम देखते हैं कि कार्य समितियों या कार्य परिषदों के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी या भागीदारी दी जाती है। विश्व के अन्य देशों में भी इस प्रकार की समितियों या परिषदों के माध्यम से सहभागिता दी जाती है और केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में इस प्रकार की समितियों या परिषदों के माध्यम से सहभागिता प्रदान की जाती है। सहभागिता की ये विधि सभी देशों में आमतौर पर देखने को मिलती है। तो ये चौथी विधि हुई संयुक्त परामर्श। अब पांचवी विधि है संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम जानते हैं अच्छी तरह कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था होती है और सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था में संचालक मंडल में इनको प्रतिनिधित्व कई बार दिया जाता है। तो कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को संचालक मंडल में संचालक नियुक्त करके भी प्रबंध में सहभागिता दी जा सकती है। मतलब संचालक मंडल में इनको संचालक भी अपॉइंट करके प्रबंध में सहभागिता प्रदान करी जा सकती है। संचालक मंडल में कर्मचारी संचालक, वर्कर डायरेक्टर नियुक्त करके सर्वोच्च स्तर पर सहभागिता दी जाती है। संचालक मंडल में कैसे की जाती है?
कर्मचारी संचालक या वर्कर डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है इनको, और सर्वोच्च स्तर पर इनको सहभागिता प्रदान की जाती है, मतलब इनको वर्कर डायरेक्टर के रूप में वहाँ स्थान दिया जाता है। इससे संस्था की नीतियों के निर्धारण एवं महत्वपूर्ण निर्णयों में कर्मचारियों को सहभागिता दी जा सकती है। तो जब इनको सर्वोच्च संस्था यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंटमेंट दिया जाता है एज वर्कर डायरेक्टर, तो क्या होता है, ये संस्था की नीतियों के निर्धारण में भी शामिल होते हैं तथा महत्वपूर्ण निर्णयों में भी कर्मचारियों की भागीदारी होती है। तो ये दो फायदे होते हैं, एक तो ये नीति निर्धारण काम भी करने लगते हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी इनको शामिल किया जाता है, और दूसरा कोई जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनमें भी इनको सहभागिता प्रदान की जाती है। संचालक मंडल में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने की दो विधियां। अब संचालक मंडल में इनको किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसके दो तरीके हैं। जैसे पहला है सहभागीदारी या सह अस्तित्व द्वारा, और दूसरा है श्रम संचालक पद के आरक्षण द्वारा। तो ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा इनको संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। अब पहला तरीका है सहभागीदारी या सह स्वामित्व, को पार्टनरशिप या को ओनरशिप। सहभागीदारी से तात्पर्य कर्मचारियों को संस्था का अंशधारी बनाना है। मतलब सहभागीदारी में क्या करते हैं, पार्टनरशिप देने के लिए ये संस्था के जो कर्मचारी हैं उनको अंशधारी बना देते हैं संस्था का। कर्मचारी संस्था के सहभागीदारी से तात्पर्य कर्मचारियों को संस्था का अंशधारी बनाना है। कर्मचारी संस्था के अंशधारी बनकर न केवल लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं बल्कि वे प्रबंध में भी भाग ले सकते हैं। मतलब उनको केवल लाभों में हिस्सा नहीं मिलता बल्कि वो प्रबंध में भी हिस्सा ले सकते हैं। वे संचालक मंडल में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेज सकते हैं तथा सामान्य सभा में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों को प्रभावित कर सकते हैं। तो मतलब इनको अंशधारी बनाकर प्रबंध में हिस्सेदारी दी जा सकती है। तो कर्मचारी जो है संस्था के अंशधारी बनकर न केवल संस्था के लाभों में हिस्सा प्राप्त करते हैं बल्कि वे प्रबंध में ही भाग ले सकते हैं, और वे संचालक मंडल में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेज सकते हैं जो सामान्य सभा में पारित किए जाने वाले सभी प्रस्तावों को प्रभावित कर सकते हैं। कर्मचारियों को संस्था में अंशधारी कैसे बना सकते हैं, वो तीन तरीके हैं जिनके द्वारा कर्मचारियों को प्रबंध में कर्मचारियों को जो संस्था में अंशधारी बनाया जा सकता है। तीन तरीके क्या हैं। पहला, कर्मचारियों को बोनस का नगद भुगतान न करके अंश जारी करना। मतलब जब आप बोनस नगद में देते हैं तो वो नगद में बोनस न देकर कर्मचारियों को अंश प्रदान कर दें तो उससे उनको अंश दिए जा सकते हैं। दूसरा, कर्मचारियों को अंशों के क्रय में पूर्वाधिकार प्रदान करके, मतलब कर्मचारियों को प्रेफरेंस देकर अंश दिए जा सकते हैं। और तृतीय, स्टॉक एक्सचेंज से संस्था स्वयं अंशों को क्रय करके संस्था के कर्मचारियों को देकर उनको अंशधारी बना सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिनके द्वारा अंशधारी उनको बनाया जा सकता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। प्रथम, कैसे बनाया जा सकता है, कर्मचारियों को बोनस नगद का भुगतान न करके अंश जारी करके, मतलब बोनस का भुगतान नगद में न करके उनको अंश जारी किए जा सकते हैं। दूसरा, कर्मचारियों को अंशों के क्रय में पूर्वाधिकार प्रदान करके, मतलब उनको एक प्रेफरेंस दिया जा सकता है अंशों के क्रय करने का। और तीसरा, स्टॉक जो एक्सचेंज है उनसे संस्था स्वयं अंश क्रय करके संस्था के कर्मचारियों को देकर अंशधारी बनाया जा सकता है। तो ये सहभागीदारी या सह अस्तित्व हुआ। इस पद्धति से सहभागीदारी देने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि कर्मचारी संस्था के कर्मचारी के साथ साथ स्वामी भी बन जाते हैं। मतलब वो कर्मचारी तो रहते ही हैं लेकिन कर्मचारी के साथ साथ वो संस्था के स्वामी भी बन जाते हैं। अतः इनसे उनमें संस्था प्रति अपनेपन की भावना का विकास होता है। कर्मचारी अधिक लगन एवं परिश्रम से कार्य करते हैं। कर्मचारी अधिक ठोस सुझाव देकर प्रबंध को अधिक कुशल एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते हैं। और इस विधि के प्रयोग से दुर्भावनाएं, आपसी वैमनस्य, भ्रांतियां स्वतः ही दूर होने लगती हैं। और भारत में इस प्रकार की भागीदारी अत्यंत ही सीमित थी। भारतवर्ष में कुछ कंपनियों द्वारा सह भागीदारी की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अनेक कारण हैं, किंतु मार्च 1985 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय कर्मचारियों को सह अस्तित्व देने की घोषणा की, जिसका अपन बाद में कभी उल्लेख करेंगे। अब दूसरी विधि है श्रम संचालक पद के आरक्षण द्वारा। पहली थी संचालक मंडल में प्रतिनिधि देने की व्यवस्था, उसमें क्या था, सहभागीदारी या सह अस्तित्व। और दूसरी है श्रम संचालक पद के आरक्षण द्वारा। प्रबंधक जो है कंपनी के संचालक मंडल में कुछ संचालकों के पद कर्मचारियों के आरक्षित कर सकते हैं। प्रबंधक क्या कर सकते हैं, संचालक मंडल में कुछ पद कर्मचारियों के लिए आरक्षित कर सकते हैं, उनके लिए पद सुरक्षित रख सकते हैं, रिजर्व रख सकते हैं। इन आरक्षित पदों पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को संचालक के रूप में नियुक्त किया सकता है। मतलब जो पद उनके लिए रिजर्व किए जाते हैं उसमें से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को
संचालक नियुक्त किया जा सकता है। इन संचालकों भी अन्य संचालकों की भांति ही समान अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब जो जिनके लिए रिजर्व रखी जाती है संचालक की सीट, उन संचालकों को भी अन्य संचालकों की भांति ही सामान्य अधिकार प्राप्त होते हैं। ये संचालक श्रमिकों की समस्याओं एवं पक्ष को संचालक मंडल के समक्ष रख कर श्रमिकों के हित में निर्णय लेने के लिए बाध्य करने का प्रयास करते हैं। मतलब ये संचालक होते हैं, ये संचालक मंडल में श्रमिकों की समस्याओं को रखकर उनकी प्रॉब्लम्स का निराकरण कर उनके पक्ष में कराने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में ये महत्वपूर्ण है कि चूंकि श्रमिकों के संचालकों की संख्या बहुत कम होती है, मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रमिकों के संचालकों की संख्या क्योंकि बहुत कम होती है, अतः वे संचालक मंडल की राय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि संचालक मंडल में संचालक बहुत से होते हैं और इन कर्मचारी संचालकों की संख्या बहुत कम होती है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से ये संचालक मंडल के जो निर्णय होते हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, उनको ज़्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते हैं। किंतु वे अन्य संचालकों के समक्ष श्रमिकों का पक्ष प्रस्तुत करके अपने पक्ष में निर्णय करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन वो क्या कर सकते हैं कि श्रमिकों की जो भी समस्याएं हैं या श्रमिकों की जो भी सुझाव हैं उनको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास तो कर ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये संचालक संस्था के कार्यों के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा संस्था की पुस्तकें एवं महत्वपूर्ण प्रलेख भी देख सकते हैं। और इस पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सकती है तथा श्रमिक का पक्ष अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सकती है, श्रमिकों के हितों का पक्ष अच्छी तरीके से कहा जा सकता है और श्रमिकों में यह विश्वास रहता है कि वे अब शोषण का शिकार नहीं हो रहे हैं। और इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि संचालक मंडल में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 या 2 व्यक्ति ही होते हैं। मतलब वर्कर्स जिनके लिए आप सीट रिजर्व करते हैं डायरेक्टर की, वो ज़्यादा नहीं होते, 1 या 2 व्यक्ति होते हैं जो संचालक मंडल की राय को बदलने में सामान्यतः असमर्थ ही होते हैं। मतलब वो संचालक मंडल की राय को प्रभावित तो करते हैं लेकिन संचालक मंडल की राय को बदलने में सामान्यतः असमर्थ रहते हैं। वे सामान्यतः श्रमिकों का पक्ष ही प्रस्तुत कर सकते हैं। श्रमिकों के पक्ष में निर्णय लेने के लिए संचालक मंडल को बाध्य नहीं कर सकते। वो श्रमिकों का पक्ष तो रख सकते हैं लेकिन श्रमिकों के हित में निर्णय लेने के लिए, श्रमिक के हित में निर्णय हो उसके लिए संचालक मंडल को बाध्य नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ये संचालक प्रबंधकों के संचालकों के प्रभाव में आकर या उनसे रिश्वत लेकर श्रमिकों के पक्ष को प्रस्तुत करने में भी रुचि नहीं दिखाते हैं। तो ये कुछ इनके ड्रॉबैक्स हैं। तो ये चैप्टर अपना विद्यार्थियों कंप्लीट हुआ। ये अंतिम पॉइंट था इस चैप्टर का जिसमें सहभागिता के स्वरूप या विधियाँ, फॉर्म्स और मेथड्स ऑफ पार्टिसिपेशन अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने देखा 5 तरीके हैं श्रमिकों को प्रबंध में सहभागिता देने के। जो विधियां हैं उसमें पहला है सुझाव विधि, सजेशन मेथड, दूसरा परिवेदना निवारण प्रक्रिया, द ग्रीवेंस प्रोसीजर, तीसरा सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग, चौथा संयुक्त परामर्श, ज्वाइंट कंसल्टेशन, और 5वां संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये चैप्टर अपना प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का जो है चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें अपन ने करीब करीब सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के ऊपर कई बार पिछले वर्षों में सवाल आया है और आमतौर पर एक सवाल प्रश्न पत्र में देखने को मिल जाता है। तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता से आप क्या समझते हैं और प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या उद्देश्य हैं इनके, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा ये हो सकता है कि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ होते हैं, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस, ये पूछा जा सकता है। फिर श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी देने कौन कौन सी स्तर हैं या कौन कौन सी विधियां हैं, कोई भी प्रश्न इसमें से आ सकता है। मैंने आपको ये सभी बता रखा है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन किसी अन्य टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।